नमस्कार, मैं एडवोकेट पुष्कर पाल हूं और आज हम बात करेंगे अधिवक्ता संशोधन बिल जो आया है 2025 का। उस पर अभी तक देश भर में जो अधिवक्ता अधिनियम 1961 है वो लागू है। उसको रिप्लेस करके एक नया कानून बनाने जा रही है सरकार, जिसका नाम है एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025, जो कि पब्लिक में रखा गया है। इस बिल पर चर्चा करेंगे हम, क्योंकि पूरे देश भर में इस बिल को लेकर जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। अब केंद्र दिल्ली से लेकर जो राजधानियां हैं जो स्टेट की, वहां पर हो रहा है और जिला स्तर पर भी इसका प्रदर्शन देखने को मिल रहा है जगह जगह। रायबरेली में भी लगातार चल रहा है। तो आखिर क्या है यह बिल और इसका इतने व्यापक स्तर पर सभी अधिवक्ता क्यों विरोध कर रहे हैं, इसका नफा नुकसान क्या होगा, इन सब बातों को समझने का प्रयास करेंगे बतौर अधिवक्ता और बतौर इस देश के नागरिक। तो इस बिल को समझने के लिए हमारे साथ में एडवोकेट अर्चना है, जो कि रायबरेली में सिविल कोर्ट में प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं। मेरे साथ में एडवोकेट अर्चना, आपका स्वागत है हमारे साथ में। नमस्कार सर। हम चाहते हैं कि आप अपना परिचय दें, फिर हम दर्शकों से इन सब बातों को, जो पूरा बिल आया है और जो विरोध हो रहा है, क्यों हो रहा है, इस पे आपसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपका परिचय हो जाए। साथियों नमस्कार, मैं अर्चना हूं और मैं सिविल कोर्ट रायबरेली में प्रैक्टिसिंग लॉयर हूं। वर्तमान समय में यही प्रैक्टिस करती हूँ। जी, सबसे पहले आप ये बताइए कि ये बिल जो आया है, इसका इतने बड़े स्तर पर विरोध क्यों हो रहा है? अरे ये तो मुझे लगता है कि इसका विरोध इतने बड़े स्तर पर जो हो रहा है उसके पीछे बहुत गंभीर कारण है। सच्चाई ये है कि जो केंद्र सरकार है वो तमाम उन कानूनों में संशोधन कर रही है जो देश के डेमोक्रेटिक कैरेक्टर को बढ़ाते रहें। ये सरकार तानाशाही अंदाज में शासन चलाना चाहती है, इसलिए उसकी एक कोशिश है, वो चाहे छात्र हो, चाहे मजदूर हो, चाहे टीचर्स हो, चाहे किसान रहे हो या एडवोकेट्स हैं, उनको सबको कंट्रोल करना चाहती है। तो जो डेमोक्रेटिक तरीके से बने हुए कानून हैं उनमें वो संशोधन लाकर ही ऐसा कर सकती है। इसीलिए ये अब अधिवक्ता संशोधन बिल 2025 आया है और इसमें बहुत बहुत गंभीर किस्म की तब्दीलियां की जा रही हैं, जिसकी वजह से अधिवक्ताओं का अधिकार, पूरा व्यवसाय, न्यायपालिका की जो स्वाधीनता है, इंडिपेंडेंसी है, वो सब कुछ चैलेंज हो रही है। तो हम अधिवक्ता इसी कारण इसका विरोध कर रहे हैं। मतलब जनरली क्या ये समझा जाए कि अधिवक्ताओं के खिलाफ है ये बिल? मुझे लगता है कि ये अधिवक्ताओं के खिलाफ नहीं है, ये पूरी न्यायपालिका के खिलाफ है, देश के आम जनमानस के खिलाफ है और देश का जो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल कैरेक्टर है उसकी पूरी तरह विपरीत है। इसलिए ये आंदोलन चल रहा है। इससे ये जो आया, आप कह रहे हैं कि ये लगभग हर संस्थान के खिलाफ, अधिवक्ताओं के खिलाफ जो स्ट्रक्चर है उसके खिलाफ है। तो इससे आपको क्या लगता है कि मतलब अधिवक्ताओं का जीवन या आम लोगों का जीवन कितना प्रभावित होगा इससे? मुझे लगता है कि दोनों का जीवन बहुत बहुत प्रभावित होने वाला है। मैं बिल्कुल जितना मैंने अध्ययन किया है कानून का, उस आधार पर मैं कह सकती हूँ कि अधिवक्ताओं का तो प्रभावित होगा ही, उसमें कोई दो राय नहीं। अधिवक्ताओं से ज्यादा देश का जो गरीब तबका है, जिसमें अभी तक एक स्लोगन चलता रहा है, न्याय चला निर्धन से मिलने, तो वो स्लोगन पूरी तरह से इस संशोधन के लागू होने के बाद पूरी तरह से वो डिफीट हो जाएगा। तो अब आप निर्धन न्याय पाने से पूरी तरह से वंचित होने वाला है। एडीए संशोधन बिल पुनः सरकार इसको पूरी तरह से अगर लागू कर पाने में समर्थ हो गई तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो गरीब है इससे वंचित हो जाएगा? हाँ बिल्कुल। मतलब इसमें किस तरह से, थोड़ा सा देखिए, अभी मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे, या मैं कहूंगी हमारे बीच में तमाम अधिवक्ता, मतलब अधिकांश अधिवक्ता, उसकी आप गिनती नहीं कर सकते। जो वकालत व्यवसाय का जो संघर्ष है वो मैंने भी करीब से देखा है। मैं तो, मेरे पिता भी एडवोकेट रहे हैं तो हम तो देखते हुए आए हैं। लेकिन तमाम ये जो व्यवसाय है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के अधिवक्ताओं के मैं बात नहीं कर सकती यहाँ पे, लेकिन मैं ये कहूंगी जो लोअर कोर्ट का अधिवक्ता है, जो तहसील का अधिवक्ता है, वो तो सीधे सीधे जो दो चार होता है वो गरीब तबके से ही दो चार होता है। पैसे वालों का काम तो इस देश में पुलिस प्रशासन है, वो हो जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली लोग जिनका अभी भी भरोसा है इस व्यवस्था में वो गरीब लोग हैं, वही हम तक ज्यादा आते हैं। जब उनकी ना प्रशासन सुनता है, ना पुलिस में कोई सुनवाई होती, ना थाने पे जाते हैं तो उन्हें भगा दिया जाता है, उनके एफआईआर नहीं दर्ज हो रही है,
उनको इलीगल तरीके से पुलिस बैठा लेती है कि पैसा लेके आओ तो हम तुम्हारे इनको छोड़ेंगे रिश्तेदारों को, तो उसमें कौन है आता है सामने? वो एक अधिवक्ता ही तो है जो न्यायालय में आता है और न्यायालय से गुहार लगाता है कि साहब ये देखिए 3 दिन से थाने में पहले बहुत बैठाए हुए हैं और न्यायालय के सामने पेश नहीं कर रहे हैं। जैसे ही एप्लीकेशन पढ़ती है वैसे ही मैं कह सकती हूँ कि एप्लीकेशन पढ़ने के आप समझिए शाम तक वो कहीं ना कहीं पेश कर देते हैं मैजिस्ट्रेट को। ये मेरे साथ भी कई बार, मेरे क्लाइंट के साथ भी ऐसा हुआ। मैं बता रही हूँ कि अभी एक मिलेरिया थाने की मैं बात कर रही हूँ, वहां पर एक क्लाइंट को बैठा लिया था और उसके काशीराम कॉलोनी के थे और वो 3 दिन से बैठाए हुए थे और उससे पैसे मांग रहे थे कि पैसे लेके आओ। वो बहुत ही गरीब तबके के लोग हैं। तो वो जब उन्होंने मुझे बताया तीसरे दिन, संजोग से उन्होंने मुझे सुबह बताया और मैंने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायबरेली के न्यायालय में जैसे ही एप्लीकेशन वहां पड़ी, आप विश्वास नहीं करेंगे, शाम को उन्होंने उस आदमी को जिसके लिए वो पैसे मांग रहे थे 25,000 और उसको 151 में चालान करके सिटी मजिस्ट्रेट के न्यायालय में पेश किया। तो ये घटनाएं, मैं पहली अधिवक्ता नहीं हूं जो मैं आपको बता रही हूँ, ये ऐसी घटनाएं रोज घटित होती है और मेरे जैसे ही नहीं, तमाम अधिवक्ता मेरे जैसे रोज काम कर रहे हैं जिसकी कोई कहीं गिनती नहीं है। जो काम हम करके दे रहे हैं वहां कोई उसकी गिनती नहीं है। लोगों के बहुत गलत भावनाएं, बहुत दुर्भावनाएं फैलाई गई हैं अधिवक्ताओं के बारे में, लेकिन सच में बता दे रही हूँ कि जब कोई नहीं सुनता तो फिर अधिवक्ता के पास आता, अधिवक्ता उसकी गरीबी देखेगा, वो क्या दे सकता है, नहीं दे सकता है। कभी कभी हमें लगता है कि चलो हाथ से लिख देंगे, तुम वकालतनामा कर सकते हो, दे सकते हो कि नहीं, उतने पैसे हैं या नहीं, हाथ से लिख देंगे, टिकट लगा देंगे, चलो हो गया, फोटो कॉपी। तो इन परिस्थितियों में हम लोग काम करके रोज देते हैं। हर दिन ये दीवानी कचहरी और थाने में, ये बोलते हैं सिटी मजिस्ट्रेट के न्यायालय में 151 में जब रोक पेश करते हैं एसडीएम और तहसील से और जो चालान आते हैं थानों से, आप देख लीजिए, वहां जाके देखिए कि वहां रियल सीन आपको वही, क्योंकि ना वहां जामीनदार है, ठीक से किसी को पकड़ के बैठाया हुआ है, आईने अंत में वही 151 में चालान कर देते हैं सीआरपीसी में। अब तो तमाम ये हम लोग भोग रहे हैं, रोज भुक्तभोगी है और हम ये कर रहे हैं, इसीलिए लोगों को बहुत तकलीफ होने वाली है अगर ये संशोधन, मतलब ये संशोधन आ गया तो जिस तरह की आप बातें कह रही हैं, क्या इनमें समस्या आएगी लोगों को? जी बिल्कुल आएगी। देखिए मैं ऐसा कहूंगी कि जो पूरा ये संशोधन आया है, एडवोकेट्स अमेंडमेंट एक्ट जो आया 2025, ये पूरी और पूरी तरह से कारपोरेट के हाथ लीगल जो हमारी ये सिस्टम है, जो व्यवस्था है, ये व्यावसायिक प्रोफेशनल जो हम लोग एडवोकेसी कर रहे हैं, इसको सौंपने की पूरी तैयारी है। दरअसल बाहर बैठे लोगों को लग रहा है कि देश में करोड़ों मुकदमे पेंडिंग हैं, तो कंपनियों को लग रहा है, कारपोरेट को, कि एक बहुत बड़ा मार्केट है, ठीक है, ये बहुत बड़ा मार्केट है और यहाँ पे कंपनियों को उतारा जाएगा तो अच्छी कमाई वो करेंगी। लेकिन उनको ये नहीं मालूम है, हमको लगता है केंद्र सरकार चूंकि उनको सुप्रीम कोर्ट में कमाने वाले वकीलों की फीसें दिख रही हैं, हाई कोर्ट में जो पैसे कमा रहे हैं वो चंद लोग हैं, उनकी 1% होगी संख्या। यहाँ पे 99% अधिवक्ता इसी तरह के काम गरीबों के ही मदद के साथ अपने इस व्यवसाय को कर रहा है। तो उनको ये लगता है कि यहाँ आएंगे और तमाम मार्केट है, कंपनियां बनेंगी, इसीलिए तो सरकार फॉरेन लीगल फर्म्स को लॉन्च कर रही है। इसी माध्यम से इन्होंने संशोधन, ये मेन मकसद इस संशोधन को लाने का सिर्फ और सिर्फ यही है कि किसी भी तरह से जो फॉरेन लीगल फर्म्स हैं उनको भारत में इंट्रोड्यूस किया जाए और कंपनियां आएंगी तो, और वकील को इस अमेंडमेंट के जरिए उसकी इंडिपेंडेंसी, उसकी स्वतंत्रता, वो तो सब कुछ खत्म ही होनी है। उसके अतिरिक्त उसको एक मजदूर बनाने की भी कई साजिश है कि जब कंपनियां आएंगी तो क्योंकि आप ये देखेंगे कि जो सरकार ने वो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो इंटरवेंशन है उसने सेक्शन 49B में वो यही कह रही है कि केंद्र सरकार रूल बनाएगी, तो उनका सरकार का जो उद्देश्य है वो अभी तक रूल कौन बना रहा, अभी तक रूल बीसीआई बना रही है, ठीक है। अब वो ये पावर छीन ले रहे बार काउंसिल ऑफ इंडिया से, वो हम अधिवक्ताओं के लिए रूल्स बनाती है, अब वो पावर छीन के सेंट्रल गवर्नमेंट स्वयं अब कानून, ये रूल्स बनाएगी, ठीक है। वो रूल हम पे लागू किए जाएंगे। अभी तक हम बीसीआई से गवर्न होते हैं, वो रूल जो बनाते हैं वो हम फॉलो करते हैं, लेकिन जब सरकार, चूंकि क्यों ऐसा कर रही है, क्योंकि अब जब
सरकार, हालांकि AK बालाजी वाले केस में माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि जितनी लीगल फर्म्स हैं, जो विदेशी भी आ रहेंगे, वो फॉरेनर जो भी हैं, वो सब सारे BCI के तहत ही गवर्न होंगी, BCI से ही गवर्न होंगी, BCI उनको कंट्रोल करेगी। लेकिन सरकार उनको खुला छूट देना चाहती है। वो इसलिए हम जो ये डोमेस्टिक एडवोकेट्स हैं, जो अपने देश के अधिवक्ता हैं, उनको तो BCI के तहत रख रही है, और लेकिन जो फॉरेन लीगल फर्म्स आ रही हैं, जो उनके अधिवक्ता हैं, लेकिन वो BCI से गवर्न नहीं होंगे, उनके लिए केंद्र सरकार रूल बनाएगी। तो इसलिए सारा का सारा ये माजरा, उसके पीछे जो मतलब एक ऑटोनॉमस बॉडी है हमारी बार काउंसिल ऑफ इंडिया, उसकी ऑटोनॉमी को खत्म करने के लिए, और जब ऑटोनॉमी खत्म होगी तभी केंद्र सरकार उसको रूल बना पाएगी। तो उसकी ऑटोनॉमी को खत्म करके पूरी तरह से कर देना चाहती है इस एक्ट को। आप प्रपोज जो हुआ है अमेंडमेंट, उससे तो यही लगता है कि क्योंकि वो कह रहे हैं कि हम 3 नुमाइंदे भी सरकार में, 4 सेक्शन 4(1)B में है शायद, तो उसमें ये कहा कि हम सरकार के 3 नुमाइंदे। अब देखिए सरकार का चाल देखिए, सरकार यहाँ भी वेट कर रही है। वो कह रही है बार काउंसिल ऑफ इंडिया में 3 लोग नामित किए, उसमें 2 महिलाएं होंगे। अब देखिए बंटवारा देखिए, अधिवक्ता की पहचान एक अधिवक्ता, मैंने कभी हम मेल अधिवक्ता और फीमेल अधिवक्ता वहां कुछ नहीं गिना जाता। अधिवक्ता जो काला कोट पहन के खड़ा होता है न्यायालय के समक्ष, वही एडवोकेट है। लेकिन इस एक्ट के में सरकार यहाँ भी बंटवारा कर दी कि जो नॉमिनेशन होगा वो दिखा रही है कि वो महिलाओं को हम नॉमिनेशन के जरिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया में शामिल करना चाहते हैं। 2 महिलाएं होंगी, तो उससे हमें क्या लाभ? वो तो जो सरकार के ही महिलाएं होंगी ना, तो जो इंडिपेंडेंट कोई उनकी अपनी वॉइस तो होगी नहीं, स्वतंत्र आवाज, वो तो जो सरकार बोलेगी वही करेंगी। तो सरकार ने एक लॉलीपॉप इस संशोधन के जरिए देने का हमें तरीका किया है, लेकिन ये बहुत ही वर्स्ट अमेंडमेंट है। आपने जैसे कुछ बातें भी कही कि सरकार जो है ऑटोनॉमी खत्म करना चाहती है इस देश में, जो BCI जो गवर्न करती है, इंडिपेंडेंट बॉडी है। मतलब इसके अलावा और कुछ कंक्रीट 2-4 बातें बताइए जो इस एक्ट के माध्यम से सरकार जिनको परिवर्तन करना चाहती है। देखिए, मैं ये आपको बताऊंगी कि सरकार ने सबसे सेक्शन 2 है हमारे एडवोकेट्स अमेंडमेंट एक्ट में, तो उसमें सेक्शन 2I करके एक डेफिनेशन लीगल प्रोफेशनल की जोड़ी है, लीगल प्रैक्टिशनर। अब उसमें सरकार बहुत चालाकी से क्या कर रही है, देखिए उसमें एडवोकेट्स एंड लॉ ग्रेजुएट लाई है। हु विल बी द, तो लॉ ग्रेजुएट। अब एडवोकेट्स कौन है? एडवोकेट्स वो लोग हैं जो सेक्शन 17 बार काउंसिल ऑफ के रूल जो सेक्शन 17 है, तो ये बार काउंसिल ऑफ 1961 के सेक्शन 17 से हम गवर्न होते हैं कि हमारा जिस स्टेट में हम एनरोलमेंट कराएंगे वो प्रैक्टिस के लिए, वही एडवोकेट जो सेक्शन 17 ये कहता। अब सरकार ने इसमें पूरी लीगल प्रैक्टिशनर की परिभाषा ही बदल दी। अब उसमें एडवोकेट्स एंड लॉ ग्रेजुएट। अब लॉ ग्रेजुएट क्या करेंगे? उनको कौन कंट्रोल करेगा? उनको कंट्रोल BCI नहीं करेगी, BCI तो केवल एडवोकेट्स को कंट्रोल करेगी। उनको कंट्रोल करने का कोई भी ऐसा कुछ प्रावधान इसमें नहीं दिया गया कि वो कैसे कंट्रोल होंगे, वो आएंगे। मुझे लगता है कि सरकार 2 चीजें कर रही है। पहली बात तो सेक्शन 2IA में सरकार ने एक मिसकंडक्ट शामिल किया है शब्द को, तो वहां पे वो एडवोकेट के मिसकंडक्ट को हाईलाइट कर रहे हैं कि एडवोकेट जो मिसकंडक्ट करेंगे वो मिसकंडक्ट होगा। वहां पर शब्द लीगल वो प्रैक्टिशनर नहीं आया है। वहां पे अगर लीगल प्रैक्टिशनर आएगा तो जो मिसकंडक्ट होगा दोनों के द्वारा कारित होगा, चाहे वो एडवोकेट्स हो चाहे लॉ ग्रेजुएट है। तो सरकार लॉ ग्रेजुएट को बचा रही है। उनका मिसकंडक्ट कैसे वो काउंट किया जाएगा, उनको कैसे, ऐसा कोई प्रावधान इसमें नहीं है। और इसलिए सरकार बहुत चालाकी से उसने ये पूरा ड्राफ्ट, मुझे लगता है कि मेरा जो विचार है कि सरकार ने 2 चीजें इसके माध्यम से करना चाह रही है। देखिए, अगर सरकार ने लॉ ग्रेजुएट को इंट्रोड्यूस किया है इस लीगल प्रोफेशन में, तो मेरा मानना यह है कि चूंकि लीगल लॉ ग्रेजुएट जो होंगे उनके लिए रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। वो एक सिंपल किसी से भी सर्टिफिकेट उठा के ले आएंगे और आप अनुभव का बता देंगे कि मैं लीगल प्रैक्टिशनर हूँ, तो सरकार उनको मान लेगी। और लेकिन हमारे लिए स्ट्रिक्ट रिजिड वो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है, एनरोल कराएं हम।
वो सारा अगर मिसकंडक्ट, एडवोकेट के मिसकंडक्ट को तो उसको सजा दी जाएगी, मैंने आपसे कहा ना, लेकिन लॉ ग्रेजुएट के लिए कोई नहीं। सरकार ने बड़ी चालाकी से, उसके पीछे कारण मैं ये देखती हूँ कि देखिए लॉ फॉर्म्स आएंगी जब यहाँ फॉरेन की, तो उनको तो पैसे कमाने हैं, अगर वो एडवोकेट्स को अपना हायर करेंगे अपने काम के लिए, ठीक है ना, तो फिर क्या होगा भाई, वो एडवोकेट्स महंगी महंगी फीस मांगेंगे। तो इसलिए सरकार ने बहुत चालाकी से लॉ ग्रेजुएट्स को इसमें शामिल कर दिया है लीगल प्रैक्टिशनर में, ताकि, और दूसरा काम ये भी हो सकता है कि उनको फीस ना देना पड़े, कंपनियों को मुनाफा हो, इसलिए सरकार ने लॉ ग्रेजुएट को शामिल किया हो। और जो लॉ ग्रेजुएट जो घर में बैठे हैं, अब देखिए यहाँ पे दूसरी एक चीज आपको और देखनी पड़ेगी कि अभी तक यह है कि अधिवक्ता दो व्यवसाय नहीं कर सकता, लेकिन अब जब ये लॉ ग्रेजुएट शब्द ले आए तो लॉ ग्रेजुएट हुसेवर भी, वो जो लीगल काम कर नहीं रहा, केवल ग्रेजुएशन करके बैठा है लॉ में, वो भी आ सकता है, वो चाहे सीए हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे जो भी है, जो भी प्रोफेशनल हो या ना हो, घर में बैठी हुई महिला पुरुष कोई भी हो, वो सब लॉ ग्रेजुएट अगर है तो वो आ जाएंगे। तो सुनिए ना, इसमें तो जब ऐसे लोग जो अनुभवहीन है, कंपनी उनको हायर करेगी तो उनको कम पैसा देना पड़ेगा, सोचिए ना। तो और दूसरा इससे नुकसान क्या होगा, जिससे देखिए अगर उन्होंने लॉ ग्रेजुएट्स को हायर कर लिया और वो एडवोकेट्स की माफिक वो प्रैक्टिस करने लगे और पूरी तरह से लीगल व्यवस्था में शामिल हो गए, तो होगा क्या, धीरे 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 जो लोग रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं वो रजिस्ट्रेशन बंद होगा। इसके पीछे कारण मैं ये देखती हूँ कि सरकार बीसीआई से लेके जो डिस्ट्रिक्ट लेवल, तहसील लेवल तक जो बार काउंसिल्स हैं, उनको धीरे धीरे वो खत्म करेगी, उनके अस्तित्व को मिटाएगी, क्योंकि लोग तो यही सोचेंगे भाई मैं लॉ ग्रेजुएट में क्यों रजिस्ट्रेशन कराऊं, मैं क्यों फीस दूं, जो इस प्रक्रिया में क्यों जाऊं, अगर मेरा एक 10 रुपए के 200 रुपए रिश्वत देके एक अनुभव का सर्टिफिकेट बन के एक लॉ ग्रेजुएट होने का की अनुभव है, मेरे में काम कर रहा था, कहीं से पा लेंगे, ऐसा कोई उसके लिए फॉर्मेट नहीं दिया, कोई ऐसा प्रावधान भी नहीं किया कि वो कैसे प्राप्त करेंगे। तो इसीलिए तो धीरे धीरे क्या होगा, बार काउंसिल खत्म होगी। अभी क्या होता है, बार काउंसिल के बैनर तले हम काम करते हैं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक कॉल देती है, हम सब पूरा अधिवक्ता एक देश भर में स्ट्राइक हो जाता। जब बार काउंसिल धीरे धीरे खत्म हो जाएगी तो कौन है जो सरकार का एकजुट होकर ऑर्गेनाइज तरीके से विरोध करेगा। इसलिए सरकार इसके पीछे जो मंशा यही है कि किसी न किसी तरह, चूंकि अधिवक्ता एक बाद में एक सांस में एकजुट हो जाता है काला कोट, इसलिए उसकी जो एकजुटता है उसको खत्म करने के लिए सरकार, जब सरकार बार काउंसिल ऑफ इंडिया को तोड़ेगी, उसको डिमिनिश करेगी और नीचे तक की बार्स को तोड़ेगी, तभी तो वो अधिवक्ता को कमजोर कर पाएगी ना। नहीं, आपको अभी भी लगता है कि भाई जो बीसीआई के अध्यक्ष हैं वो तो सरकार से मोनोपोलेट हो जाते हैं, उनको सरकार ने कोई लालच दे दिया, तो ये तो काम अभी भी हो रहा है। हाँ, होता होगा, मैं नहीं कहती कि नहीं हो रहा, हो भी रहा है। अभी देखिए एक राज्यसभा में हमारे बीसीआई के चेयरमैन पहुंच गए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अभी भी कुछ वहां पर भी होंगे जो इन्होंने ऑब्जेक्शंस लगाया कि हमारे जब बार वो सरकार ने मांगा, आपत्ति आमंत्रित की कि आप लोग आपत्ति दीजिए इस बिल के खिलाफ, तो हमारे बार काउंसिल के मेंबर्स ने ही दिया, उन्होंने ही हम तक ये सूचना पहुंचाई कि हमने ये दिया था और सरकार ने वो मानी, बिल्कुल नहीं मानी और हम पे एक ये अमेंडमेंट इतना ड्रैकोनिक ये जो संशोधन बिल है 2025 से थोप दिया। ये मैं अच्छा, आपको क्या मतलब इतना जो आपने बताया, आपने कई बातें इसमें बता दिया कि संशोधन में ये दिक्कतें आ रही हैं, तो जो इतनी लड़ाई लड़ी जा रही है, आपको क्या लगता है कि जो अधिवक्ता जो पूरे देश भर में आंदोलन चला रहे हैं, हाँ, उसको इसके खिलाफ में सरकार जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसके खिलाफ में क्या सफल कर पाएंगे इस आंदोलन को? बिल्कुल, और मुझे लगता है कि सरकार ने एक कदम पीछे खींचा है और वो हमारे आंदोलन एकजुटता का ही और हमारे संघर्ष हम अधिवक्ताओं के का परिणाम है। अदरवाइज सरकार तो 28 को टेबल करने वाली थी ना फिर संसद में, लोकसभा में, तो वो उसका एक है और अभी सरकार सोच रही है अब इसको कैसे लाएगी, लेकिन हम अधिवक्ता किसी भी सूरत में रुकने वाले नहीं है। ये चूंकि देखिए मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक अधिवक्ता की लड़ाई नहीं है, उसके अस्तित्व का सवाल नहीं है, देश के आम लोगों का सवाल है। सरकार उसी तरह के गेम इसमें खेला है जैसे उसने किसान जो 3 काले कानून लाई थी, उसको धीरे धीरे क्या था, उसने क्या कहा था कि हम मंडियों को समाप्त करेंगे। तो जब सरकार मंडी को कोई फंड नहीं देगी, मंडी को संचालित करने को उसके रख रखाव नहीं करती, तो धीरे धीरे मंडियां वैसे ही खत्म हो जाएंगे। उसी तरह ये अब 3 लोगों को आप बैठा देंगे, हमारी बार काउंसिल के मेंबर कौन सरकार के खिलाफ है, कौन सरकार के पक्ष में है, वो तो सब वॉच करेंगे ना उनकी, और वो सरकार तक खबर, ये तो खबर ही बैठा रही है ना सरकार। तो इसीलिए ये सरकार अधिवक्ताओं से उनका जो हक छीनने जा रही है उसका हम कड़ा विरोध करते, हम करते रहे।
अच्छा, हमने तो ये भी सुना चर्चा में कि लोग कह रहे हैं कि भाई सरकार ने तो देखो जो अधिवक्ताओं ने विरोध किया उसके खिलाफ जो बिल है वापस ले लिया, हमने चर्चा होते हुए सुना। तो ये क्या बिल वापस हो गया है? नहीं, अभी कोई बिल वापस नहीं है। सरकार ने तो यही, जो मैंने प्रेस विज्ञप्ति पढ़ी है उसमें तो एक अभी उन्होंने रोका है, जो आपसी आपत्तियां आई हैं और वही रोकी गई हैं। और तो मुझे उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा संशोधन करेंगे आपकी आपत्तियों की लाइट में, ये बात आई। तो जैसा लोग मुझे नहीं समझ में आया, तो मेरे तो नॉलेज में नहीं है। तो आपको क्या लगता है, मतलब क्यों वापस लिया इन्होंने, कैसा क्या लगा होगा, या फिर क्या ये बिल दोबारा सरकार ला सकती है, दोबारा टेबल कर सकती है ये जो बिल है? देखिए, सरकार, केंद्र सरकार, जिसका मोदी सरकार भी कहते हैं, वो सब कुछ कर सकती है। वो बहुत, उन्होंने किसानों के साथ क्या क्या खेल किया है आपने देखा है, और वादा करके भी वो मुकरने में माहिर है। अभी उनको बहुत बड़ा आंदोलन दिख गया पूरे देश में, 1 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में पूरा आंदोलन खड़ा हो गया। तो ये तो हम संगठित हैं, एक हैं, तभी तो ऐसा संभव हो पाया। तो सरकार अभी, उनको पता है कि हम 30 लाख के करीब इस पूरे देश में हैं, 30 लाख अधिवक्ता हो, बहुत, एक अधिवक्ता के पीछे बहुत बड़ा एक वोट बैंक भी होता है, उसके क्लाइंट्स, उसकी फैमिली, उसके जानने वाले। तो सरकार कुछ दबी है। वो सरकार जो है ना, पहले भी कानून वापस लिया है और ये भी वापस लेगी, मेरा पूरा विश्वास है। तो आप दूसरा, अच्छा इसमें मैं एक्ट में एक सवाल छोटा सा मेरे उससे उतर रहा था, हम दोबारा पढ़े। सरकार जैसे कह रही थी कि इसमें भाई लीगल एड वाली चीज, सरकार, आपने अभी कहा ना कि जो गरीब तक न्याय कैसे चले, सरकार ने लीगल एड के माध्यम से जो काम करती थी सरकार, उस पे भी हमने जो जाना है इसमें कि वो उसके माध्यम से वकीलों से कह रहे हैं कि आप भी भाई सेवा करिए समाज। अरे भाई, हम तो सेवा कर ही रहे हैं, आपको बताने की क्या जरूरत है? कहीं नहीं करिए तो उसमें क्या आपत्ति है फिर? मतलब भाई, क्या सरकार के कहने से थोड़ी ना करेंगे। कोई सरकार हमको फंड देती है, कोई पेंशन देती, कोई तनख्वाह देती, कोई ऐड देती है। आप समझ लीजिए, देश भर का अधिवक्ता ऐसा कौन है जिसको एक भी योजना सरकारी, किसी भी तरह का कोई लाभ सरकार नहीं देती। ना कोरोना, जब इतने संकट काल में वकील जी गया, तो हम इनकी सुनेंगे? हम तो इनसे कुछ लेते नहीं है। सरकार उनको कंट्रोल करे जो कहीं फंड लेते हो, कहीं ऐड लेते हो। हम तो अपने इंडिपेंडेंट लोग हैं। आप हमको कह रहे हो कि आप हमारा, जरा अब देखिए कितनी बड़ी साजिश है। हमको कह रही है, मिसकंडक्ट को कहीं डिफाइन नहीं किया गया। पहले प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माना, अब किसी भी तरह का, कई तरह का कंडक्ट आ गया कि इवन कि न्यायालय में अगर हम, न्यायालय से हमारी ऑटा को थी, तो वो आप समझिए, अगर क्लाइंट का नुकसान हो जाए, वहां तक हमको मिटाने पे नहीं सरकार सीमित है। सरकार कह रही है कि कोई आदमी आपके खिलाफ, एनी पर्सन जो आपके वकील के खिलाफ कंप्लेन करेगा और उसकी जांच करके वो बहुत कुछ कर सकते हैं भाई। सेक्शन 26 में तो वो तो कह रहे हैं भाई, अभी तक था कि हम रोल से जब हम मरेंगे या हम वापस लेंगे तभी हमारा नाम स्टेट से, मतलब हमारा रजिस्ट्रेशन खत्म होगा। लेकिन अब तो सरकार ये कह रही कि हम जरा भी अगर मिसकंडक्ट, सीरियस मिसकंडक्ट हम करते हुए पाए गए, और शिकायत किसी की भी होगी, कोई भी कर सकता है, क्लाइंट तक सीमित नहीं है। तो क्लाइंट वहां पे 3 लाख का जुर्माना है। और अगर क्लाइंट है, क्लाइंट का कोई नुकसान है, उसने शिकायत दी, अगर मान लीजिए हमारे पास अधिवक्ता आया, वो हमारे पास क्लाइंट आया, नहीं सहमत है, वकालतनामा बदल दिया। लेकिन जो पिछला एक्ट हमारा था, तो वो हमसे कहेगा कि भाई इन्होंने तो मेरे मुकदमे में सही से काम नहीं किया है, और इसलिए एक शिकायती प्रार्थना पत्र लो और हमारे खिलाफ एक कार्रवाई शुरू कर दो, और जब कार्रवाई होगी तो हमारा वो भी सस्पेंशन में रहेंगे। हम अपना भी नहीं कर सकते, इन पर्सन नहीं लड़ाई लड़ सकते। और दूसरी चीज ये है कि न्यायालय में तो करिए, न्यायालय के काम में अगर हमने कोई बाधा पहुंचाई या हमने बायकॉट किया, और तो उसको भी माना जाएगा कि हम न्यायालय के काम को से एब्सेंस हो रहे हैं, और ये सब को भी तमाम तरह के प्रावधान लाई है सरकार। अगर हम हमारे उस एक्ट को भी सरकार मिसकंडक्ट, एडवोकेट्स के एक्ट को मान रही है सरकार, लॉ ग्रेजुएट के एक्ट, अगर उनके एक्ट को मिसकंडक्ट नहीं मान रही है, तो मैं यही, उन्होंने कई सारे क्लॉज जोड़े हैं, 26C और B, ये तमाम जोड़े हैं, और जिसमें हम बोला है कि 3 लाख तक का जुर्माना। और सबसे बड़ी बात, तो मुझे गंभीर बात जो इसमें लगी है, वो कहते हैं कि भाई कॉस्ट ऑफ प्रोसीडिंग भी देंगे अधिवक्ता। 3 लाख जुर्माना तो हम दे ही रहे हैं, मैक्सिमम जुर्माना लगाया हुआ। अगर कोई हम किसी मिसकंडक्ट में गिल्टी पाए जाते हैं अधिवक्ता, तो और जांच हमारी कौन करेगा? अब वो ऊपर के लोग करेंगे, सुप्रीम कोर्ट, और कौन कौन के उनके अधिवक्ता, वो सारी उनके जजेस और ये तमाम बॉडी बन के वही लोग रहेंगे, हमारी जांच वो करेंगे।
हमारा रोल सस्पेंड हो जाएगा, हमारा नाम काटा जा सकता है। और सबसे बड़ी बात है, हम कॉस्ट ऑफ प्रोसीडिंग कौन तय करे, कहीं डिफाइन तक नहीं किया है, ना मिसकंडक्ट को कहीं डिफाइन किया है, ना कॉस्ट ऑफ प्रोसीडिंग को डिफाइन किया। तो हम अधिवक्ता कैसे जिंदा रहेंगे, तो हमारा घर ही बिक जाए, हमारा तो अस्तित्व ही संकट में। तो ये सच में बहुत गंभीर और बहुत ही ड्रैकोनिक है। ये इसको आप ऐसे मत, मतलब डरावने, मैं तो कहूंगी कि बहुत डरावना एक्ट है जो हम अधिवक्ताओं के लिए काला कानून है। जैसे किसानों के लिए आया था, वैसे अधिवक्ताओं के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लड़ेंगे। कोई आप अपील करना चाहती हैं, अंतिम अपना संदेश देना? मैं तमाम अधिवक्ताओं से जो घरों में बैठे हैं, जो सत्ता में बैठे हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि सरकार ने जो ये संशोधन बिल 2025 लाया है, उसको डाउनलोड करें, उसको पढ़ें। उस सरकार ने अभी कहीं हिंदी में नहीं है, ये भी बता दूं, अंग्रेजी में है। उसको पढ़ें, पढ़ाएं, समझें, और चाहे वो आप पक्ष में हो या विपक्ष में, आप सत्ता समर्थक भी हैं, लेकिन ये लड़ाई आपके अस्तित्व के है, आपके परिवार के अस्तित्व, इस देश के अस्तित्व की है। क्योंकि न्यायपालिका हम ही नहीं प्रभावित होने, अगर वकील की इंडिपेंडेंसी खत्म हो तो अगला तो काम मजिस्ट्रेट्स का और जजेस का ही लगने वाला है ना। सरकार कुछ ना कुछ उनके लिए भी सोच के रखी है। तो आपसे मेरा यही आग्रह है कि आप लोग इसको पढ़ें और पुरजोर विरोध करें, जनता को बताएं कि हम ना उनके लिए ही लड़ रहे हैं, वो हमारा सहयोग करें, हम अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं। क्योंकि ये लड़ाई जनता की, आखिर कंपनी का पैसा वो गरीब मजदूर कैसे वो 50,000 फीस पे करेगा, जो आज हम 500 में और 100 में और 200 में और 1000 में करते हैं, 5000 में करते हैं, वो कहां से लाएगा? बहुत गरीब है। मोदी जी को ये समझ में नहीं आया कि 80 करोड़ लोगों को वो राशन दे रहे हैं और उन पर इतना डरावना कानून थोप रहे हैं, अधिवक्ताओं को बाहर करेंगे तो अल्टीमेटली वो बेचारे फीसेंगे। और अधिकतर गरीब लोग, दलित लोग, पिछड़े लोग और महिला, जिसके पास 125 दायर करने के भी पैसे नहीं है, वो हम सब रोज करते हैं, वो आधे से ज्यादा देश की जनसंख्या, मुल्कियत की 2/3 जनसंख्या इस लीगल सिस्टम से बाहर हो जाएगी और वो मुकदमा करने के लायक नहीं बचेंगे। तो इसलिए ये हमारी आप सबसे अपील है कि आप लड़ें, अपने लिए भी लड़ें। इस देश के संविधान, कहीं ना कहीं इससे संविधान ही प्रभावित होने वाला, उसका डेमोक्रेटिक कैरेक्टर हमारे संविधान का जो है वो प्रभावित होने वाला है। तो लड़ें अपने लिए, हमारे लिए। सरकार ने इस देश में, एक शब्द बोलूंगी कि सरकार ने कहीं ना कहीं इस देश की 10 साल में जेहन की लूट कर ली है। जो हमारे साथी तमाम सत्ता समर्थक लोगों की मैं बातें सुनती हूँ तो मुझे लगता है उनके जेहन की लूट हो गई। उनको अपना घर टूट रहा है, अपना घर बिक रहा है, अपना घर खंडार में बदलने जा रहा है, उनको कोई फिक्र नहीं है। वो आ रहा, अभी भी बहुत सारे हमारे बीच में जो लोग हैं वो सत्ता के समर्थन में बोल रहे हैं, वो इसमें खूबियां बता रहे हैं। मतलब कहती आइए आप डिबेट करिए, संवाद करिए, इसमें क्या खूबी है मुझे भी समझाइए कि क्या खूबी है कि आपको कॉस्ट ऑफ प्रोसीडिंग आप कहां से देंगे और आप कितने अधिवक्ता, बहुत बड़ी 30 लाख परिवार सफर करने वाले हैं। तो जरूर सहयोग करें, समर्थन दें हमको। ये संघर्ष हम लड़ रहे हैं। हमारे रायबरेली में हमारी सेंट्रल बार एसोसिएशन जो है उसके जो हमारे अध्यक्ष महामंत्री उनकी लीडरशिप में पूरी लड़ाई चल रही है। हम लड़ रहे हैं, आगे भी लड़ेंगे। और जो साथी इस संशोधन विधेयक पर बात करना चाहते हैं, खुल के बात करें, हम बात करने को तैयार हैं। तो ये थी हमारी चर्चा, इसमें हमने कई पहलुओं पर समझा और कुल मिलाकर इनका कहना है कि इस देश की जो स्वायत्त चीजें हैं, जिसमें जो अधिवक्ता पूरा जो पैनल है, पूरा जो अधिवक्ता स्ट्राइक नहीं कर पाएगा, ये भी कह रहे हैं। ये जो पूरा संस्थान है, जो इस देश के जो संस्थान है, जो इंडिपेंडेंट तौर पर इस देश की बेहतरी के लिए काम करते हैं, उनके ऊपर एक तरह का हमला कहा इन्होंने। तो इस बात को समझेंगे, चर्चाएं लंबी चलेंगी, क्योंकि कोई बिल किसी पे बात करना एक दिन में 2 घंटे 1 घंटे का काम नहीं, चर्चा सतत जारी रहेगी। लेकिन ये जो अपील है, जो इस चर्चा के माध्यम से हमने थोड़ा समझने का प्रयास किया कि इसमें क्या हो सकता है और क्या पहलू हैं इसके, इन पहलुओं पर हमने चर्चा किया है। तो फिर कभी आगे चर्चा होगी, इस पे बात आगे बढ़ेगी। लेकिन तब तक के लिए फिर आपको अपनी बात को हम यहाँ पे रोकते हैं। आप सबका धन्यवाद।